हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा अल्कोहल फिनोल एमीथर। यूनिट 10 से हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस यूनिट से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अल्कोहल है, फिनोल है या ईथर है, इनके निर्माण की समीकरण पूछी जा सकती है, या इनकी किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया पूछी जा सकती है, या इनके कोई परीक्षण पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन इसका नंबर 1, क्वेश्चन 1 है इसका, अल्कोहलों की जल में विलयता को समझाइए। अल्कोहलों की जल में विलयता को समझाइए। तो अल्कोहल होता क्या है? OH ग्रुप जो होता है अल्कोहलिक। जब हमारा एल्किल समूह के साथ OH अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है तो ये यौगिक कहलाता है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल की जल में विलयता जो होती है वो हमारी अणुभार बढ़ने के साथ साथ घटती है। जैसे जैसे अल्कोहलों में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है तो उनका अणुभार भी बढ़ता है। उनका अणुभार बढ़ता है तो जल में विलयता घटती है। क्यों घटती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हमारे जल में विलय होते हैं। इसमें देखेंगे प्रथम तीन सदस्य जो होते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, प्रथम सदस्य होता है मेथेन, दूसरा होता है एथेन, तीसरा होता है हमारा प्रोपेन। ये तीनों ही हमारे अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं, यानी कि जल में ज़्यादा विलय होते हैं। लेकिन अणुभार बढ़ने पर जल में विलयता घटती है। जैसे जैसे अल्कोहलों के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, यानी बड़े अल्कोहल होंगे, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, तो उनमें अणुभार भी बढ़ेंगे। उनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में विलयता घटती है। जल में विलयता हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण होती है, जो आपको अभी बताया था। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जल में विलयता होती है, क्योंकि अल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। जो जल का OH समूह है हमारा, क्योंकि जल का आयनन, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। आयनन में क्या होगा, H आयन प्लस OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो हमारे अल्कोहल का OH और हमारा जल का OH अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण उच्च सदस्यों में +I प्रभाव के कारण OH समूह कम ध्रुवीय होता है। इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन आबंध बनने की कमी हो जाती है, अतः ये कम विलय होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलयता घटती है। जैसे हम देख सकते हैं एल्किल समूह H हाइड्रोजन, यदि दूसरा OH समूह हमारा जुड़ेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, तो ये जो हमारा डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से हम दिखा सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही क्या होता है, जल में विलयता होती है अल्कोहलों की, और अणुभार बढ़ने पर यह घट जाती है। सीधी सी बात है। देखो, अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में अल्कोहल की विलयता घटती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की समीकरण देनी है। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर यूनिट। तो इसमें जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं सभी में रिएक्शन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्शन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो उसे ध्यान से लिखेंगे। तो इसमें अभिक्रिया का निर्माण करेंगे हम। तो अभिक्रिया का निर्माण क्या करना है, हमें बनाना है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इससे अभिक्रिया कराने में कैसे कराएंगे, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया। सोडियम एथोक्साइड का देखो फॉर्मूला क्या होता है, C2H5ONa। सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे,
किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे। ये हमने इसकी हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी पढ़ा था। हेलो एल्केन डाई एथिल ईथर बनाना है तो क्या कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि एथिल हैलाइड के साथ C2H5I के साथ हमने अभिक्रिया करा दी। जब हम इसकी अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया, ये सोडियम एथोक्साइड है, अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो इससे हमारा बन जाता है डाई एथिल ईथर। कैसे, डाई एथिल ईथर, ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम आयोडाइड NaI, और ये क्या बन जाएगा हमारा C2H5O, C2H5। ईथर का सामान्य सूत्र होता है हमारा ROR। ध्यान से देखेंगे समीकरण में तो क्या बचा हुआ है हमारा C2H5O C2H5 प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। C2, तो ये हो गया हमारा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, तो ये जो समीकरण होती है, ये समीकरण हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है, जिसके द्वारा हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो ईथर का जो निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है, ये विधि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करेंगे क्योंकि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों में भी ये समीकरण पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे। एक दिया हुआ है मैथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3OH मैथिल अल्कोहल। सेकंड दिया हुआ है हमारा एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर बताना है, केवल रासायनिक अभिक्रिया, ये आपको देखो पहले ही बताया था। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केवल रासायनिक अभिक्रिया ही इम्पोर्टेंट है। जब विद्या क्वेश्चन बैंक आप पढ़ोगे तो विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनमें जो है हमारी ज़्यादातर अभिक्रियाएं हैं, और ये क्वेश्चन बैंक पढ़ने से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन सी यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एल्कोहल के ऊपर जो एल्कोहल है हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे मैथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। तो एक आयोडोफोम परीक्षण होता है हमारा, आयोडोफोम परीक्षण। तो आयोडोफोम जो परीक्षण होता है केवल एथिल अल्कोहल देते हैं, मैथिल अल्कोहल यह परीक्षण नहीं देते। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, किसकी अभिक्रिया कराएंगे, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कराते हैं तो इसमें हमारा आयोडोफोम बनता है। आयोडोफोम होता है हमारा CH3 होता है आयोडोफोम। तो आयोडोफोम जो परीक्षण होता है केवल एथिल अल्कोहल देता है, मैथिल अल्कोहल यह परीक्षण नहीं देता। तो इसमें हम देखेंगे सिंपल सी अभिक्रिया है C2H5OH प्लस 4I2 आयोडीन 6 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अल्कोहल प्लस आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडोफोम बनता है। आयोडोफोम होता है हमारा CH3 क्या होता है, आयोडोफोम। तो आयोडोफोम जब हमारा बनेगा तो और क्या बन जाएगा इसमें, सोडियम आयोडाइड प्लस 5NaI प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस
जल बनेगा हमारा। कैसे? +5H2O। तो यह अभिक्रिया केवल हमारे एथिल अल्कोहल देते हैं, मेथिल अल्कोहल यह अभिक्रिया नहीं देते। तो आयोडोफोम परीक्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं? आयोडोफोम परीक्षण के द्वारा हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ये अभिक्रिया नोट करेंगे। एथिल अल्कोहल, आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडोफोम का फॉर्मूला होता है ये आयोडोफोम, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फॉर्मेट और जल। यह अभिक्रिया आयोडोफोम परीक्षण भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर के विरचन के उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन, विरचन का मतलब होता है निर्माण की समीकरण। हमें एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा ईथर का निर्माण करना है। ईथर का निर्माण करेंगे किसके द्वारा? एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा। ये हम पढ़ चुके हैं। एल्कोहलों का जब निर्जलीकरण कराते हैं H2SO4 या एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो उसमें हमारा क्या होता है? जल बाहर निकल जाता है। जब जल बाहर निकल जाएगा तो उसमें हमारा बन जाता है एल्कीन भी बन जाते हैं और हमारा ईथर भी बन जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ Al2O3, एल्यूमिना होता है Al2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर हमारा ईथर का निर्माण होता है। देखेंगे एल्कोहल, एथिल अल्कोहल ले लो C2H5OH। एथिल अल्कोहल को गर्म करेंगे किसके साथ? एल्यूमिना के साथ। एल्यूमिना Al2O3 की प्रेजेंस में जब हम एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं, तो एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर ईथर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 डाई एथिल ईथर। C2H5 के कितने समूह हैं? 2, 1 और 2, ऑक्सीजन 2, तो कितना आ गया? 1 प्लस H2O, जल निकल जाएगा बाहर। जो ये होता है हमारा Al2O3, ये जल को अवशोषित कर लेता है और सूक्ष्म ईथर प्राप्त करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का हम उपयोग करते हैं, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल को Al2O3 की उपस्थिति में गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। शुष्क ईथर जो हम इसमें से जो बहुत ही कम मात्रा में नमी उपस्थित होती है, उस नमी को भी दूर करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। विद्या क्वेश्चन बैंक में जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा ये भी हो जाएगा कि बोर्ड में एग्ज़ाम किस तरह से पूछा जाता है, किस टॉपिक पर कौन सा क्वेश्चंस बनते हैं। आप इससे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके 90+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन देखेंगे, देखो 1 2 3 4 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिख लिए। परीक्षण लिखना है, किस परीक्षण के द्वारा आप इनमें अंतर कर सकते हैं कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी है या हमारा टर्सरी एल्कोहल है। सेकंड, ल्यूकास परीक्षण क्या है? यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है? लुकास परीक्षण
लुकास परीक्षण, इसे ध्यान से कर लो। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं 12th करने के बाद, या 12th में भी कुछ बच्चे देते हैं, तो यदि उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन किसी में आता है, एनडीए है, आईआईटी है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। लुकास परीक्षण के द्वारा किस में अंतर किया जाता है? तो एल्कोहलों की पहचान करने में, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहलों में अंतर करने के लिए, उन्हें पहचान करने के लिए हम लुकास अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे भी पूछा जा सकता है, लुकास परीक्षण क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? उदाहरण लिखिए। क्योंकि एल्कोहलों में अंतर करने के लिए एक परीक्षण होता है लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद को संक्षिप्त में लिखिए। ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? लुकास परीक्षण होता क्या है? अब ध्यान से देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। लुकास परीक्षण के द्वारा हम इनमें अंतर कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है। लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। ये होता है हमारा लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला। के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। कैसे? किसी एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। एल्किल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है हमारा RCl, ये होता है एल्किल क्लोराइड प्लस H2O। तो एल्किल क्लोराइड ये है, एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो उसमें एल्किल क्लोराइड बन जाता है जिसका फॉर्मूला RCl है हमारा। तो एल्किल क्लोराइड के कारण जो विलयन होता है वो विलयन हमारा धुंधला हो जाता है। अब कैसे कैसे होता है ये अभिक्रिया? एल्कोहल प्लस HCl, तो जिंक क्लोराइड ये लुकास अभिकर्मक है हमारा। अभिक्रिया कराई, एल्किल क्लोराइड बना प्लस H2O। नंबर 1, कमरे के ताप पर टर्सरी एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। जो हमारे टर्सरी तृतीयक एल्कोहल होते हैं वे एकदम से हमारा धुंधलापन उत्पन्न करेंगे लुकास अभिकर्मक के साथ, इससे हमें पता चल जाएगा। सेकंड, जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं उनके विलयन में धुंधलापन आने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। यदि 5-10 मिनट का समय लग रहा है तो इसका मतलब वो कैसा एल्कोहल है हमारा? वो एल्कोहल होगा हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। बिल्कुल सही। नंबर 3, कमरे के ताप पर प्राइमरी एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते। जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो कोई धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेंगे। हमने 3 उत्पन्न नहीं करेंगे। हमने 3 क्या लिए? 3 बीकर ले लिए। बीकर तो देखे हैं सबने, 3 बीकर। इसमें हमारा प्राइमरी एल्कोहल, इसमें हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, इसमें हमारा टर्सरी एल्कोहल। यदि हम इसमें लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं सांद्र HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड, यदि इनमें डाला जाता है तो डालने पर ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, इसमें कोई धुंधलापन नहीं आएगा। जब हम इसमें डालेंगे सेकेंडरी एल्कोहल में तो सेकेंडरी एल्कोहल का जो विलयन है 5 या 10 मिनट के अंदर धुंधला हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में। और जो हम यही विलयन क्या में डालेंगे टर्सरी एल्कोहल में तो इसे एकदम से तुरंत धुंधलापन आएगा। तो इस प्रकार से इनमें हम अंतर लुकास अभिकर्मक के द्वारा कर सकते हैं। याद रखना इसे लुकास परीक्षण क्या होता है? प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड। बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न अभिक्रियाओं में सम्मिलित समीकरण लिखिए। राइमर टीमेन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया अथवा कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया, पहली भी और दूसरी भी, दोनों अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें तो रट लो, एग्जाम में रखी मिलेंगी।
राइमर टीमन अभिक्रिया भी और हमारी कोल्बे अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया जो होती है हमारी फिनोल की होती है। जब फिनोल की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो इसमें हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। वही अभिक्रिया यदि कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल की ही अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन किसके साथ, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट अभिक्रिया देखेंगे। फर्स्ट अभिक्रिया देखेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया। इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हारा रखा मिलेगा, इसे रट लो अभिक्रिया को। विद्या क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हारे। राइमर टीमन अभिक्रिया में देखो फिनोल, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनोल का फॉर्मूला होता है बेंजीन पर OH समूह जोड़ दो, ये हो गया फिनोल, यानी कि C6H5OH फिनोल। ये एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल का होता है C2H5OH, ये एल्कोहल है। और इसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा ये हमारा होगा एल्कोहलिक और ये होगा हमारा फिनोलिक। अभिक्रिया कराएंगे प्लस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, CHCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हमारा पहले एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ये हमारा NaOH समूह, जो हाइड्रोजन समूह है वो हमारा सोडियम आयन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, ये बन जाता है ONA और हमारा यहाँ पर आ जाता है CHCl2। अब इसकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम कराते हैं NaOH तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है OH। CHCl2 जो समूह होता है हमारा, ये हमारा एल्डिहाइड CHO समूह में परिवर्तित हो जाता है जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं। सॉरी, ये यहाँ आएगा हमारा अभी Na। जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे, जल से अभिक्रिया H आयन, तो ये हमारा बन जाता है OH समूह, सोडियम विस्थापित हो जाता है CHO, यानी कि जिसे हम कहते हैं ये एल्डिहाइड। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कहलाती है हमारी राइमर टीमन अभिक्रिया। फिनोल, क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एक मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनता है जिसमें हमारा H समूह जो होता है ये हमारा सोडियम के द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कराते हैं तो CHCl2 समूह हमारा CHO समूह में परिवर्तित हो जाता है और इसका जब आयनन होता है H आयन तो इससे हमारा सोडियम विस्थापित होकर ये बन जाता है हमारा OH समूह CHO। तो ये कहलाता है हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। फिनोल की राइमर टीमन अभिक्रिया या इसकी क्रिया विधि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट था हमारा। इसका सेकंड पार्ट क्या था, देखो, कोल्बे अभिक्रिया अथवा कोल्बे श्मिट अभिक्रिया का उदाहरण दोनों एक ही है। कोल्बे समीकरण तो क्या बताया था, ये अभिक्रिया भी बिल्कुल फिनोल से होगी
लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगी, ये अभिक्रिया प्रेजेंस में होगी हमारी सेकंड कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिनोल की अभिक्रिया कराएंगे। फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कराते हैं तो इससे भी हमारा क्या प्राप्त होता है, मध्यवर्ती प्रोडक्ट इसमें बन जाता है हमारा इसकी अभिक्रिया CO2 के साथ कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल CO2 और जहाँ CO2 जुड़ेगा वहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा COOH क्या होता है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, OH क्या है हमारा फिनोलिक समूह। तो ये दोनों अभिक्रिया हो गई हैं हमारी कोल्बे अभिक्रिया और हमारी राइमर-टीमन अभिक्रिया। दोनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ये फिनोल है हमारा और ये हमारा सोडियम एथोक्साइड है। ध्यान से देखेंगे इन्हें। राइमर-टीमन अभिक्रिया, ये हमारी कोल्बे अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को समझाइए। 3 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। नंबर 1, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलयता घटती है। सबको पता है, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, अणुभार बढ़ने पर जल में एल्कोहलों की विलयता घटती है, कराया था। सेकंड क्वेश्चन, पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है। नंबर 3, फिनोल अम्लीय होते हैं क्यों। तो पहला रीजन देखेंगे, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं। जो एल्किल समूह होता है यानी कि आर जो होता है समूह हमारा, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5, कोई भी एल्किल समूह, तो ये क्या होते हैं हमारे जल विरोधी होते हैं तथा जल में अविलय है। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलय बनाने में प्रभावी रहता है। एल्कोहलों का जो OH समूह होता है वो अणु को जल में विलय बनाने के लिए प्रभावी होता है, जबकि एल्किल समूह जो होता है जल विरोधी होता है। तो जैसे जैसे हमारा कार्बन परमाणु या OH समूहों की संख्या बढ़ती है हाइड्रोजन की, तो एल्कोहलों के अणुभार भी बढ़ते हैं और उनकी विलयता घट जाती है। तो प्रभावी रहता है, जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, अणुभार बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। तो उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी हो जाती है, इसलिए विलयता घट जाती है। OH समूह के कारण एल्कोहल जल में विलय है, लेकिन एल्किल समूह के कारण अविलय है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो OH समूहों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह का आकार ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके अणुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो OH पर वो हावी हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी विलयता का प्रभाव इतना नहीं रहता जितना एल्किल समूह की अविलयता का प्रभाव रहता है, इसलिए इनकी जल में विलयता घट जाती है। बिल्कुल सही। चलो ठीक है, समझ में आया है सब बच्चों की। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। पावर एल्कोहल क्या है, ध्यान से करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। पावर एल्कोहल को समझाइए। परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में, बिना बेंजीन के नहीं, बेंजीन की उपस्थिति में, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H6 बेंजीन, सब जानते हैं। पेट्रोल की उपस्थिति में मिश्रित हो जाती है। पेट्रोल प्लस
औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन में के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। पेट्रोल और औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का जो मिश्रण होता है, इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं मोटर में, तो ये क्या कहलाता है हमारा पावर एल्कोहल, क्योंकि ये इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। नंबर 3, फिनोल को जल में घोलने पर यह एच आयन तथा फिनोक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो फिनोल हमें पता है क्या होता है, ये फिनोल है। फिनोल को जब हम जल में घोलेंगे तो ये जल में घोलने पर H आयन देता है। जब इसे जल में घोला जाएगा तो H आयन क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा फिनोक्साइड आयन, यानी कि ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, जिसके कारण जो फिनोल होता है वो हमारा अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए या फिनोल की अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है, तो क्या है, ये फिनोक्साइड आयन है। थैंक यू बेटा, इन्हें ध्यान से करेंगे सभी क्वेश्चनों को।